आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर हम में से बहुत से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं कॉरपोरेट सेक्टर में तेजी से फैलते वर्कप्लेस बर्नआउट की। और हाल ही में हुई एक बेहद दुखद घटना ने इस पूरी व्यवस्था की एक ऐसी असलियत सामने लाकर रख दी है जिसे अक्सर चमचमाते ऑफिसों के पीछे छिपा दिया जाता है। तो चलिए आज कुछ ठोस डेटा और तथ्यों के जरिए इस समस्या की गहराई तक चलते हैं। जरा सोचिए, एक माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब वो ये शब्द लिखती हैं। अनीता ऑगस्टीन ने अपनी 26 साल की बेटी अन्ना सेबेस्टियन के जाने के बाद भारी मन से लिखा, मेरा दिल भारी है और मेरी आत्मा टूट चुकी है। वो आगे बताती हैं कि उनकी बेटी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। ये सिर्फ एक भावुक बयान नहीं है, ये उस जानलेवा वर्क कल्चर का एक सीधा सबूत है जो हमारे कॉर्पोरेट सिस्टम में जड़ें जमा चुका है। भाग 1, अ ट्रेजिक वर्कप्लेस कैटलिस्ट। EY पुणे में अन्ना के साथ जो हुआ वो अब सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रही, बल्कि उसने देश भर में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। इस पूरी घटना की टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि चीज़ें कितनी खतरनाक तेज़ी से बिगड़ीं। 19 मार्च 2024 अन्ना ने EY पुणे ज्वाइन किया। काम का प्रेशर इतना भयानक था कि सिर्फ कुछ ही महीनों में 6 जुलाई को उन्हें सीने में जकड़न की वजह से अस्पताल जाना पड़ा। लेकिन काम नहीं रुका। 7 जुलाई को उनका अपना CA दीक्षांत समारोह था, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा दिन, और वो उस दिन भी काम कर रही थी। और फिर 20 जुलाई, वो दिन जब वो अचानक गिर पड़ी और उनका निधन हो गया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि लगातार काम और वीकेंड्स पर भी आराम न मिलना कैसे किसी की जान ले सकता है। 3 इडियट्स फिल्म का वो सीन तो सबको याद ही होगा ना, जहां कहा गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ गले पर पड़े दबाव का जिक्र होता है, पिछले 4 साल के मानसिक दबाव का नहीं। यहां भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। कागजों पर तत्कालीन कारण कार्डियक अरेस्ट लिखा है, लेकिन असलियत में इसके पीछे 4 महीने का वो लगातार काम का बोझ और भयानक एंग्जाइटी है जिसने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया। ये वो अदृश्य मानसिक दबाव है जो कभी किसी मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज नहीं होता। भाग 2, द स्केल ऑफ एम्प्लॉय बर्नआउट। अब इस एक मामले से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पूरे भारत में ये संकट कितना बड़ा है। अप्रैल 2022 के मैकिन्सी हेल्थ इंस्टीट्यूट के इस सर्वे को देखिए। 15,000 कर्मचारियों पर की गई इस स्टडी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में 40% कर्मचारी बर्नआउट, गहरे तनाव, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के गंभीर लक्षण दिखा रहे हैं। 40%। इसका मतलब है कि हमारे आसपास काम करने वाले लगभग आधे लोग रोजमर्रा के काम में किसी न किसी गंभीर मानसिक चुनौती से जूझ रहे हैं। और पता है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये 90% का आंकड़ा उसी कारण की तरफ इशारा करता है। इन सभी मानसिक परेशानियों के 90% मामलों का सीधा कनेक्शन टॉक्सिक वर्कप्लेस बिहेवियर से है, यानी बॉस का रवैया, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस और ऑफिस का जहरीला माहौल। ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की खराबी है। और यही वजह है कि भारत में लोगों के अंदर अपनी नौकरी छोड़ने की जो इच्छा है वो ग्लोबल एवरेज से 60% ज्यादा है। भाग 3, द 70-hour वीक डिबेट। एक तरफ तो लोग बर्नआउट से इतना परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे कॉर्पोरेट जगत के टॉप लेवल पर एक अलग ही धुन बज रही है। हाल ही में देश के कुछ बहुत बड़े बिजनेस लीडर्स ने खुले तौर पर काम के घंटे बढ़ाने की बात कही। इन्फोसिस के को-फाउंडर ने कहा कि देश की तरक्की के लिए युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। इसके तुरंत बाद ओला के CEO और JSW ग्रुप के लीडर्स ने भी इस 70 घंटे के स्टैंडर्ड का पूरा समर्थन किया। उनका तर्क है कि तेज आर्थिक विकास के लिए इस तरह के कठोर परिश्रम की बहुत जरूरत है। लेकिन जरा इस 70 घंटे वाले आइडिया का गणित तो समझिए। अगर कोई 5 दिन काम करता है तो उसे रोज 14 घंटे काम करना होगा। 8 घंटे की नींद निकाल दें तो दिन में बचे सिर्फ 2 घंटे। और अगर 7 दिन काम करें तो रोज 10 घंटे काम, 8 घंटे की नींद और बचे 6 घंटे। अब इन बचे हुए चंद घंटों में इंसान खाना खाए, नहाए, ऑफिस के लिए ट्रैवल करे या अपने परिवार से बात करे। ये गणित खुद ही बता रहा है कि इंसान को मशीन बनाने की तैयारी हो रही है। ये जो हसल कल्चर है ना, ये हमेशा कहता है कि नींद कम लो, काम ज्यादा करो। लेकिन बायोलॉजी कुछ और ही कहती है। दुनिया की सिर्फ 0.5% आबादी में DEC2 नाम का एक बेहद रेयर जेनेटिक म्यूटेशन होता है। सिर्फ यही वो गिने चुने लोग हैं जो 6.25 घंटे सोकर भी एकदम फिट रह सकते हैं। बाकी हम और आप जैसे आम इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए 7 से 9 घंटे की नींद हर हाल में चाहिए। अति परिश्रम की ये मांग सीधा सीधा हमारे शरीर के विज्ञान के खिलाफ है।
भाग 4 ग्लोबल लेबर वर्सेस इंडियन रियलिटी। चलिए अब जरा दुनिया के बाकी देशों के स्टैंडर्ड्स की तुलना भारत के हालात से करते हैं। दुनिया भर के लेबर लॉज देखिए। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है। मतलब शिफ्ट के बाद बॉस का फोन या मैसेज इग्नोर करना आपका कानूनी हक है। यूरोपियन यूनियन में हफ्ते के अधिकतम 48 घंटे तय हैं। और दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है? हमारे श्रम मंत्रालय ने कुछ समय पहले दिन में 12 घंटे तक काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था। मतलब 5 दिन के हफ्ते में 60 घंटे काम करना पूरी तरह से नॉर्मल और लीगल हो जाएगा। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल आता है, क्या सच में ज्यादा घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? एक्सपर्ट मार्केट का ये डेटा देखिए। टॉप टियर में लग्जमबर्ग जैसे देश हैं जहां काम की सख्त सीमा 40 घंटे हैं और 5 हफ्ते की छुट्टियां तो अनिवार्य हैं, और उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे हाई है। वहीं बॉटम टियर में मेक्सिको है जहां 48 घंटे से ज्यादा काम होता है लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। तो डेटा साफ कह रहा है कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा काम नहीं बल्कि अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। भाग 5 रिजेक्टिंग टॉक्सिक वर्क कल्चर। तो इन सब चीजों के बीच हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहला, मैनेजमेंट के साथ काम के बोझ को लेकर पूरी पारदर्शिता से बात करना। दूसरा, अपने कलीग्स के साथ या सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज उठाना और अवेयरनेस फैलाना। और तीसरा, अगर फिर भी कुछ न बदले तो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सबसे ऊपर रखते हुए वो जॉब छोड़ देना। चाहे दूसरी कंपनी ज्वाइन करें या फ्रीलांसिंग ट्राई करें, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर काम कभी न करें। और ये बात हमें घुमाकर वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। अन्ना की माँ अनीता के ये शब्द हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। वो कहती हैं कि नए कर्मचारियों के पास अक्सर वो अनुभव या वो हिम्मत नहीं होती कि वे अनुचित मांगों के खिलाफ अपनी बाउंड्रीज तय कर सकें या बॉस को ना कह सकें। वो बस खुद को साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है, ये हम देख ही चुके हैं। तो अंत में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने आता है। जब दुनिया भर का डेटा ये साबित कर चुका है कि कम घंटे काम करने से ही असली प्रोडक्टिविटी आती है, तो फिर इस 70 घंटे के हसल की असली कीमत कौन चुका रहा है? क्या कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए हमारी युवा पीढ़ी से उनका स्वास्थ्य, उनके सपने और उनका जीवन ही तो नहीं छीन रही? इस पूरे विश्लेषण ने जो सच्चाई दिखाई है उस पर हमें सिर्फ सोचना ही नहीं है बल्कि सवाल भी पूछने हैं। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा।